स्वागत है दोस्तों आपका टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पर, जिसमें आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। नया टॉपिक अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और इकोनॉमी से संबंधित है, और ये एक तरीके से जनरल जानकारी भी है जो लगभग हर व्यक्ति को पता होना जरूरी है या पता होना चाहिए। जनरली अगर हम बात करें तो जहन में बहुत सारे लोगों का एक सवाल भी होता है, उस सवाल का एक जवाब भी है अपने आप में, ये है ना कि क्वेश्चन या सवाल क्या है कि आखिरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक को चलाता कौन है साहब? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक को चलाता कौन है? तो एक चीज हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दें, हमारे इंडिया में भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है या पूर्णतः स्वतंत्र एवं स्वशासी संस्थान है, जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि इसके लिए कोई ऑर्डर्ड बॉडी नहीं है। तो किस तरीके से वो कैसे काम करेगी हमारे इंडिया के अंदर? तो हम अगर बात करें कि इकोनॉमी मैनेजमेंट की अर्थव्यवस्था का जो पूरा प्रबंधन है, या रुपए या पैसे या फिर मुद्रा से रिलेटेड जो सारे राइट्स हैं या सारे अधिकार हैं, वो हमारे भारत के अंदर किसके हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। और आरबीआई हमारे अंदर भारत के अंदर एज अ सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक को चलाता कौन है? केंद्रीय बैंक को पर कंट्रोल किसका रहता है, नियंत्रण किसका रहता है? अगर इन सब पे हम बात करें, है ना, तो सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज चैनल्स पे या फिर कई बार आपने कई आरबीआई या गवर्नमेंट के बीच में रिलेटेड मुद्दों पे आपने कुछ न्यूज सुनी हो या आपने सोशल मीडिया पे जाकर कुछ अवेयरनेस देखी हो, तो कई बार ऐसा गुमराह हो जाते हैं हम, ये पता ही नहीं है कि आखिरकार चल क्या रहा है या हो क्या रहा है। तो एक चीज हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दें कि आरबीआई पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कंट्रोलर और ऑर्डर बॉडी नहीं है। क्लियर? इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल्ली इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है, जो किसी के कहने या किसी के आदेश पर काम नहीं करता। उसको इकोनॉमी के लिए जो बेटर रहेगा, इकोनॉमी के लिए जो ठीक रहेगा, वो वैसे डिसीजन लेगी और इंडिया को या इंडिया की इकोनॉमी को बूस्टअप करने का या उसे डेवलप करने के लिए अपना पूरा पार्टिसिपेट या एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज बॉडीज के रूप में अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती रहेगी। ठीक, तो अगर हम बात करें यही कि आरबीआई को आखिरकार चलाता कौन है, तो सिंपल सा एक आंसर है कि आरबीआई को चलाता है इंडिया के अंदर आरबीआई का खुद अपने आप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल मिला के कितने मेंबर्स हैं? 21 मेंबर हैं। 21 मेंबर्स की अगर हम बात करें या मेंबर की हम बात करें, तो इन 21 मेंबर को अपॉइंटमेंट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है या इनको चयन करने का जो अधिकार है वो किसका है? एसीसी। एसीसी मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। एक चीज और ध्यान रखना कि जितने भी एयर कमांड होते हैं या मिलिट्री कमांड होते हैं या एयरफोर्स के कमांड होते हैं या फिर विजिलेंस होता है या फिर जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन, उनको इंडिया में डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स और चेयरमैन को या उनके प्रमुख को चयनित करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भारत में हमारे यहाँ किसका है? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट का, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके अंडर में काम कर रही है, और यही कमेटी इंडिया में अपॉइंट करने का काम करती है। और वर्तमान में इन 21 मेंबर्स को अपॉइंट किसके द्वारा किया गया? इनके द्वारा। ये 21 मेंबर्स दो सेक्टर में डिवाइड किए गए, जिसमें बोला गया कि 5 मेंबर्स जो होंगे वो फुली टाइम मेंबर या पूर्णकालिक सदस्य होंगे, और 16 मेंबर्स जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो या फिर पदेन सदस्य होंगे। एक्स ऑफिशियो क्या होता है हम आपको पहले भी बताए हैं, या पदेन सदस्य किसे कहते हैं ये भी हम आपको बताएं कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का जो होता है ना, उसका वो अध्यक्ष नहीं होता, हमेशा पदेन अध्यक्ष होता है। और पदेन का मतलब है कि कोई व्यक्ति एक समय में एक विभाग में एक पद की संपूर्ण काल के लिए जरूरतों को पूरा कर सकता है। उस जरूरत को वो पूरा करते हुए किसी दूसरे विभाग में भी वो किसी पद की जरूरतों को पूरा कर रहा हो, तो वो पद वहां पर पदेन पद कहलाएगा, जिसका उसे ना कोई सैलरी मिलती ना उसे कोई भत्ता मिलता। उपराष्ट्रपति को सिर्फ उपराष्ट्रपति की ही तनख्वाह मिलेंगी और उसी के भत्ते मिलेंगे। बाकी राज्यसभा की अध्यक्षता करने का उन्हें कोई अलग से इनकम या आय प्राप्त
नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण के तौर पे नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। सेम वही कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का ही सैलरी मिलेगा, ना कि उन्हें नीति आयोग की अध्यक्षता करने का अलग से भत्ता दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री फुल टाइम पे तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब जब नीति आयोग की मीटिंग होगी तो अध्यक्षता करने कौन पहुंचेंगे? प्राइम मिनिस्टर। सेम डिट्टो की ये 16 सदस्य वो हैं जो कहीं ना कहीं पहले से ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो ये 16 सदस्य इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचेंगे। जहां तक हमारा मानना है कि आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये 5 सदस्य और 16 सदस्य, 5 कैसे हैं? स्थायी और पूर्णकालिक सदस्य, और 16 कैसे सदस्य हैं? पदेन सदस्य हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जहां पर लगभग कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाले सभी मेंबर्स को लाके एक प्लेटफॉर्म पे लाके कलेक्ट कर लिया या इकट्ठा कर लिया। कैसे? कि इंडिया में जितना भी प्राइवेटाइजेशन है, उस प्राइवेटाइजेशन की तरफ से कौन बोलेगा? तो बोला गया कि इंडियाज टॉप 10 एमएनसी, भारत की सर्वोच्च बहुराष्ट्रीय कंपनियां, 10 ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके प्रमुख होंगे, और वो प्रमुख कौन होगा? वो सीईओ हो सकता है, वो डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, सीएमडी हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, फाउंडर हो सकता है, व्हाटएवर, कोई भी पोस्ट हो सकती है, जो भी उसका प्रमुख होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अजीत प्रेम जी, जो कि विप्रो के फाउंडर हैं और वर्तमान में आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर भी हैं। क्लियर? तो ये वो 10 लोग होंगे जो वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन रहेंगे, और ये आरबीआई को अपना सुझाव या अपनी सलाह देने का या एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेंगे कि क्या कुछ ऐसा आप नियम बनाइए या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए जिससे कंट्री के प्राइवेटाइजेशन को मैक्सिमम बूस्टअप मिल सके, या उनको इंकरेज किया जा सके, या उनको बढ़ावा मिल सके ग्रोथ करने में, या चीजों को अग्रसर और करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक, तो कहने का मतलब 10 सदस्य जो इंडिया के निजीकरण को प्रस्तुत करेंगे। 4 सदस्य लिए जाते हैं कहां से? लोकल बोर्ड से। लोकल बोर्ड मतलब देखिए, हम पहले बताया ना कि 10 लोग पहले से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और ये 10 लोग किसी भी सोशल या पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होंगे, इनको कोई लेना देना नहीं है उन सब चीजों से। ठीक है ना? ये अपनी योग्यता के आधार पर यहां पर लिए जाते हैं। टॉप 10 कंपनी, टॉप 10 नेटवर्थ के अकॉर्डिंग, समझे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ऐसा नहीं है कि आप जिसको चाहे नंबर 1 बना दोगे, जिसको चाहे आप नंबर 3 बना दोगे। वो अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अपने स्किल्स के बेसिस पे पहुंचेगा नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक। ठीक है? ओके, तो ये 10 लोग जो यहां अपनी कंपनियां चला रहे हैं, लेकिन जब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो ये पहुंचेंगे लोग। ठीक है? 4 सदस्य लिए जाते हैं कहां से? आरबीआई के लोकल बोर्ड से। लोकल बोर्ड मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। दैट्स मीन कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 लोकल बोर्ड हैं, जिन्हें जोनल ऑफिस भी आप कह सकते हो, कि चारों डायरेक्शन को संभालने के लिए, एक तरीके से मैनेज करने के लिए। कि साउथ को संभालेगा चेन्नई का लोकल बोर्ड आरबीआई का, वेस्ट को संभालेगा मुंबई, नॉर्थ को संभालेगा दिल्ली, और ईस्ट को संभालेगा कैलकाटा या कलकत्ता या पश्चिम बंगाल। कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है? वही अगर हम बात करें कि 4 सदस्य लिए जाते हैं, ये 4 लोकल बोर्ड कहां से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इनके जो प्रमुख होंगे, जिनको सीजीएम, चीफ जनरल मैनेजर कहा जाता है। एक चीज हम आपको बहुत अच्छे से बता दें कि चारों जोन का जो मॉनेटरी या लिक्विडिटी का या मनी का जो फ्लो है वो एक जैसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा अगर हम वेल्थ या पैसे के फ्लो की बात करें तो साउथ में है, सेकंड नंबर पे वेस्ट में, थर्ड नंबर पे नॉर्थ, और सबसे कम पैसा कहां पर है? ईस्ट साइड में। तो चारों का इकोनॉमी एनवायरमेंट भी एक जैसा नहीं है। ओके, तो ये चारों इकोनॉमी एनवायरमेंट को या मैनेजमेंट को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन? ये जनरल मैनेजर जो रहेंगे इन चारों लोकल बोर्ड्स के। ठीक है? ये पदेन सदस्य फुल टाइम तो यहां पर आएंगे, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, लेकिन जब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो ये चारों लोग पहुंचेंगे। ठीक है? अब भारत सरकार को कोई अपनी बात कहनी है तो वो ऐसा नहीं है कि जब चाहे जो चाहे पहुंच गया। भारत सरकार को अगर बात कहनी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में या इनके समक्ष, तो यहां पर बोला गया कि वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से 2 इकोनॉमिस्ट या 2 आईएएस कैडर ऑफिसर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या भारतीय अर्थशास्त्र सेवा अधिकारी जो होंगे, वो इकोनॉमिक्स कैडर के जो ऑफिसर्स होंगे वो वित्त मंत्रालय से, जो फुली टाइम वहां पर एज अ गजेटेड ऑफिसर वर्किंग है या वर्क कर रहे हैं,
उनको यहां पर दो सदस्यों को यहां भेजा जाएगा, सीनियर इकोनॉमिस्ट को, जो भारत सरकार को इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर अपनी बात को कहेंगे, अपनी बातों को पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई किनकी, 16 पदेन सदस्य की। तो यहां इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, यहां चारों इकोनॉमिक जोन आ गया, और वहां पर क्या आ गया, यहां पर साथ के साथ में दो मतलब भारत सरकार जो अपनी बात कहेगी। तो इस तरीके से यहां पे ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम बात करें 5 स्थायी सदस्यों की। तो जैसा कि हाल ही में 25 नंबर के गवर्नर बनाए गए हैं 3 साल के लिए, उनका नाम है शक्तिकांत दास। इनसे पहले जो हुआ करते थे उनका नाम था उर्जित पटेल। उर्जित पटेल से जो पहले थे उनका नाम था, आप सभी को पता है, रघुराम गोविंद राजन। रघुराम गोविंद राजन से पहले डी सुब्बा राव थे, उनसे पहले वो IV रेड्डी थे। ठीक, उससे पहले जालान थे। अभी अगर हम बात करें तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा अभी चुने गए हैं, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और ये कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के। ठीक, तो ये गवर्नर रहते हैं, और गवर्नर को जो लिया जाता है, इनकी जो क्वालिफिकेशन, ये योग्यता जो होती है, इनके वर्क एक्सपीरियंस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जरिए। हालांकि शक्तिकांत दास हिस्ट्री से MA है, लेकिन इन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व विभाग से उतना अनुभव गेन कर लिया या एक्सपीरियंस गेन कर लिया, और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही गवर्नमेंट ने एज अ गवर्नर इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, बाकी के बचे 4। तो 4 जो है वो क्या है, डिप्टी गवर्नर। इन चारों डिप्टी गवर्नर को किस योग्यता के आधार पर लिया जाएगा, तो अगर हम बात करें तो 2 डिप्टी गवर्नर ऐसे हैं जो कि BP कानूनगो हैं और NS विश्वनाथन हैं। ये 2 क्या होंगे, एक्स स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ऑफ RBI, एक्स स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑफ RBI। मतलब कि 2 ऐसे व्यक्ति जो RBI के समक्ष या RBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समक्ष RBI को ही रिप्रेजेंट कर सके, कि अब तक RBI ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, और आगे फ्यूचर में RBI के क्या क्या प्लान है और RBI क्या क्या करना चाह रहा है। तो ये वो ही बता पाएंगे जो ऑलरेडी RBI से पहले से फैमिलियर रहे हों। तो 2 ऐसे व्यक्ति या विशेष अधिकारी जिनको वहां से रिजाइन करके और एज अ प्रमोट करके डिप्टी गवर्नर बना दिया जाएगा। तो जो RBI में पहले से ही वर्किंग थे, BP कानूनगो, NS विश्वनाथन, एज अ प्रमोट करके और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के डेजिग्नेशन से रेजिग्नेशन या वहां से रिजाइन करके, और ये बना दिए गए हैं 2 डिप्टी गवर्नर जो RBI में RBI को ही रिप्रेजेंट करेंगे और RBI की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे। एक का नाम BP कानूनगो है और दूसरे का नाम NS विश्वनाथन है। नंबर ऑफ 3 महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन लिए गए हैं IDBI बैंक से। ओके, IDBI बैंक के पहले ये क्या हुआ करते थे, जनरल मैनेजर हुआ करते थे। महेश कुमार जैन से पहले जो यहां पर डिप्टी गवर्नर थे उनका नाम था SS मुंद्रा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा से लिए गए थे। कहां से, बैंक ऑफ बड़ौदा के वो CMD थे, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। वर्तमान में SS मुंद्रा AU फाइनेंस के डायरेक्टर हैं या निदेशक हैं, जो कि एक प्राइवेट NBFCs या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ठीक है, तो वहीं हम बात करें, महेश कुमार जैन को अभी लिया गया है एज ए डिप्टी गवर्नर। और एक्चुअली ये डिप्टी गवर्नर कौन होता है, इसकी योग्यता की अगर हम बात करें तो इंडिया में जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है या इंडिया में पब्लिक प्राइवेट फॉरेन तीनों सेक्टर के अंदर जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बोलेगा, तो एक ऐसा बैंकर जिसने अपनी लाइफ के 35, 40, 50 साल या 45 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में ही एक्सपीरियंस लिए हों, वो जान सके किसी भी इंस्ट्रक्शंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए कि कौन सा रूल बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा या फ्रूटफुल रहेगा। तो यहां पर एक ऐसा बैंकर, तो भारत में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें से किसी भी पब्लिक सेक्टर के एक बैंक के CMD या चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर को वहां के डेजिग्नेशन से रिजाइन करके और एज अ प्रमोट करके बना दिया जाता है RBI में डिप्टी गवर्नर, जो इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर बैंकों को रिप्रेजेंट करेगा। तो IDBI बैंक के एक्स डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं कौन, महेश कुमार जैन। और नंबर ऑफ 4 जो कि पहले विरल आचार्य थे यहां पर, और ये अभी वर्तमान में उनकी जगह पर जो आए हैं उनका नाम है माइकल पात्रा। और यहां पे हम बहुत बेहतर तरीके से बता दें कि ये जो लास्ट वाला डेजिग्नेशन है या लास्ट वाला जो डिप्टी गवर्नर बनाए जाते हैं, इसके लिए योग्यता है कि वो एक ऐसे बेहतर अर्थशास्त्री हो जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं दी हों। तो इकोनॉमिस्ट एज अ अर्थशास्त्री के रूप में यहां पर चौथे पद को लिया जाता है। इस तरीके से ये
21 सदस्यों का प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसके जरिए पूरी कंट्री की इकोनॉमी को मैनेज किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम यहां बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि आरबीआई को आखिरकार चलाता कौन है। अगले एक बढ़िया ही टॉपिक पर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना काफी है ना। थैंक यू, शब्बा खैर, टाटा बाय बाय।